सनसेट और सनराइज के समय जो क्षितिजा है, जो लाल कलर का जो दिखता है आपका एटमॉस्फेयर, वो ऐसा क्यों होता है? तो इसके आंसर चलिए कहते हैं लॉर्ड रेली। लॉर्ड रेली, अगर कोई वन पीस देखते होंगे तो उसमें भी है डार्क रेली किंग। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब ने पिछले क्लास में देखे थे, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से चलाए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 क्लास 12th बिहार बोर्ड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हमारे प्यारे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग 50 देखेंगे। पार्ट 3 का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा ये टोटल 50 होगा। ठीक है, इससे पहले जो आपने देखा था ए और डी, सेक्शन ए से लेकर डी तक सारे आपने कवर अप कर लिया था। ठीक है, 5 सेक्शन में बांट करके सारे वीडियोस हमने कवर अप करा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे पूरे के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आपका क्वेश्चंस है उसको। ठीक है, 2023 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर पावर से कोई क्वेश्चन हो, पावर ऑफ लेंस है, उसको मिस मत कीजिएगा। जो कि पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी उत्तल लेंस को पानी में पूर्णतः डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्यों? आंसर दीजिए। अगर आप किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबा दोगे ना तो उसका जो फोकस दूरी है ना वो बढ़ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, वाई? तो इसका आंसर ये होगा ना कि देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। देखिए, किसी भी लेंस का अगर आपको फोकस दूरी निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको दिया जाता है 1/f इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू1 माइनस 1/r माइनस 1/r2। हम लोग को ये मालूम है। ठीक है, जहाँ लेंस पदार्थ पर अपवर्तक तथा माध्यम का अपवर्तनांक तथा R1 एवं R2 लेंस के सतहों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। इसीलिए आपका आगे कहता है, अतः दिए गए लेंस के लिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू1 बाई म्यू माइनस म्यू1। ठीक है, और लेकिन हवा के लिए म्यू का मान हम लोग को पता है कि 0 होता है, तो हम लोग पुट करते हैं म्यू को वैल्यू। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ए इक्वल्स टू 1 बाई म्यू माइनस म्यू1 तथा पानी के लिए म्यू का वैल्यू होता है हम लोग का 4/3। ठीक है, तो f वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 म्यू माइनस 4। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे वाटर बटे एयर, जब इसको वाटर बटे एयर करने वाले हो तो जब सॉल्व करोगे ना तो आपका 1 से आपका क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ठीक है, इसीलिए वाटर का एयर के मुकाबले में आपका फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब सॉल्व करने पे वाटर का वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल प्रतीत क्यों होता है? ये आपका 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब मैंने पढ़ा था तो ये 10th में क्वेश्चन आया था, 12th में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। खुद में इसका एक महत्व है, एक अहमियत है, इसको भूल से भी मिस मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन 2 सनसेट और सनराइज के समय जो क्षितिजा है, जो लाल कलर का जो दिखता है आपका एटमॉस्फेयर, वो ऐसा क्यों होता है? तो इसके आंसर चलिए कहते हैं लॉर्ड रेली, अगर कोई वन पीस देखते होंगे तो उसमें भी है डार्क रेली किंग। ठीक है, लॉर्ड रेली के अनुसार प्रकीर्ण तीव्रता 1 तरंग लंबाई लैम्डा के 4th पावर के व्यक्तुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 लैम्डा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण तिरछी दिशा में वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारे आंखों पर पहुंचती है, अतः प्रकाश के लाल रंग तरंग लंबाई अधिक तथा नीला या बैंगनी का कम होता है। ठीक है, इस कारण से प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन कम तथा नीला या बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इससे नीला या बैंगनी वायुमंडल में विलीन हो जाती है। लाल किरणों का प्रकीर्णन कम होने से वह बचा रह जाता है। इस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल प्रतीत होता है। लाल का ही मेन काम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। आपने देखा होगा जब मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, मैं कहीं रुकता या
अटकता नहीं हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, हिंदी में मुझे दिक्कत होता है, जो कि आपने हर वीडियोज़ में देखा होगा। इंग्लिश के भी मैं जब ऐसे वीडियोज़ बायोलॉजी का मैं इंग्लिश में वीडियोज़ लाता हूँ तो उसमें आपको देखे होंगे, उसमें मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्लुएंट चलता है, क्योंकि जो मेरा बेसिक्स है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा हाथ पकड़ है, उसमें अच्छे से कमांड कर लेता हूँ, तो मैं अच्छे से समझा भी सकता हूँ। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो अभी चल रहा है, सीख रहा हूँ आपको अच्छे से लेकिन बताने का। हाँ, इंग्लिश के सभी क्वेश्चन, लेकिन आप लोग का डिमांड है कि सर क्वेश्चन चाहिए तो हिंदी में ही, ठीक है। इसके तहत ऐसे मजबूरी में हमको हिंदी में लिखना पड़ता है, हिंदी में लाना पड़ रहा है। जिस दिन बोलोगे कि इंग्लिश में सारे लोग चाहिए तो उस दिन ऐसे इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, वाई अ स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में जल कण, धूल कण, धातुओं के कण तथा गैस के अणु उपस्थित रहते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश इन कणों पर आपतित होती है। कण इन प्रकाशों की प्रकीर्णन स्कैटरिंग करता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, अतः इसका स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन कम होता है, परंतु नीला रंग का तरंग लंबाई सबसे कम होता है। इसमें प्रकाश प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। इस कारण से आकाश में नीले रंग के प्रकाश सबसे अधिक है पाए जाते हैं, जिससे आकाश नीला या आसमानी दिखाई पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ लाइट ईयर। आप क्वेश्चन उठाकर देखना, अगर सब्जेक्टिव टाइप का सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज़ लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए, कहता है निर्वात वैक्यूम में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम में जितना दूरी ऐसे ट्रैवल कर ले एक वर्ष में उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का विमा दूरी का विमा बराबर L। ठीक है, अब निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में आपका जो तय करता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक प्रकाश ईयर आपका बराबर, अगर इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा 365 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मीटर में आएगा 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर पर आवर। सूर्य से पृथ्वी का तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगता है, अतः सूर्य से पृथ्वी की दूरी 8 प्रकाश मिनट होती है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में पृथ्वी से निकटतम तारा की दूरी 22 प्रकाश वर्ष की है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आपको इसको दे सकता है। 5 नंबर के लिए भी आप इसके लिए तैयार रहेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत बहुत महत्व रखता है। तो कहता क्या है, जब एक श्वेत लाइट यानी कि वाइट लाइट की किरण प्रिज्म से गुजरती है तब यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इन 7 रंगों को बेओनिया पिनाला से जाना जाता है। ठीक है, बेओनिया पिनाला से जाना जाता है। बैगनी रंग का प्रिज्म से विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम, पहले भी बता चुके हैं, सबसे कम होता है। इस कारण से बैगनी सबसे नीचे तथा लाल सबसे ऊपर हो जाता है। बीच में बाकी रंगों की किरणें रहती हैं। मान लिया कि लाल तथा बैगनी रंग की किरणों का विचलन क्रमशः सिग्मा आर और भी है, और अपवर्तनात्मक क्रमशः म्यू आर तथा म्यू भी है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, आखिर में जब इसको आप सॉल्व करोगे, आखिर में जब इसको सॉल्व किया जाएगा ना, तो देखना मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपका आंसर आएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब इसको एक बार देख जरूर लेना। वाई रेड लैम्प इज यूज इन सिग्नल ऑफ डेंजर। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिर रेड लाइट ही क्यों डेंजर का सिग्नल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ। चलिए, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्ण तिरवन एल तरंग लंबाई लैम्डा के 4th पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, हिंदी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इंग्लिश में आप देखे होगे, इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, इंग्लिश की वीडियोस रहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हिंदी पढ़ने बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोशिश में है उसको फ्लुएंट करने का। ठीक है, अर्थात 1/1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 लैम्डा। लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, अतः इसका प्रकीर्ण कम होता है। ठीक है,
इस कारण से लाल वस्तु दूर तक चला जाता है, इसमें हमें लाल बहुत दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है, अतः रेलवे में खतरे की सूचना लाल बत्ती से ही दी जाती है। तो समझ गए क्यों? क्यों? क्योंकि आपका जो लाल रंग का जो प्रकाश का जो तरंग का जो लंबाई है ना वो अधिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्तों, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप अगर उठा के देखोगे गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। कहता है दोनों के बीच में डिफरेंस कहता है व्यक्तिकरण दो फलाबद्ध स्रोतों यानी कि कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली तरंगों से आपसी अध्यारोपण सुपरपोजिशन के फलस्वरूप अपना उत्पन्न होता है, परंतु विवर्तन एक ही तरंग वेव फ्रंट के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। ठीक है, दोनों में एक एक हो गया। दूसरा, व्यक्तिकरण में सभी चमकीली धारियां एक ही तीव्रता की होती है, परंतु विवर्तन में सभी विभिन्न तीव्रताओं के रहते हैं अलग अलग। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस आपने देख लिया। चलिए आगे क्या कहता है इसी में, व्यक्तिकरण दो आगे है इसी में, व्यक्तिकरण यानी कि डिफ्रैक्शन में धारियों की चौथाई समान होती है, परंतु इंटरफेरेंस में विवर्तन में समान नहीं होती है। नेक्स्ट, व्यक्तिकरण डिफ्रैक्शन धारियों में न्यूनतम प्रतिपन मिनिमम इल्यूमिनेशन की स्थिति पूर्ण रूप से काली होती है, परंतु वितरण में पूर्ण काली नहीं होती है। ठीक है, चारों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी रिजॉल्विंग पावर जो है ना आई इंस्ट्रूमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो इंग्लिश पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ। यंत्र की विभेदन क्षमता का क्या अर्थ है, यंत्र की विभेदन क्षमता का क्या अर्थ है। लेकिन मजबूरी है कि आप लोग हिंदी में ही क्वेश्चंस को ऐसे डिमांड किए थे, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में ही लेकर के आएंगे, हिंदी में किए हो तो हिंदी में लेकर के आना पड़ रहा है। चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रिजॉल्विंग पावर का आपको किस चीज़ का, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र की विभेदन क्षमता वह क्षमता है जो बहुत ही निकट के तरंग लंबाई के प्रतिबिंब अलग अलग बना ले। एनए में 5890 एंगस्ट्रम तथा 5896 एंगस्ट्रम तरंग लंबाई के दो तरंग बहुत निकट में रहते हैं, इसे अलग करने की विभेदन क्षमता कहते हैं। इसकी माप इन दोनों द्वारा ऑब्जेक्टिव पर बनाए गए कोण से की जाती है, कोण के छोटा रहने पर विभेदन क्षमता अधिक होता है। चलिए, तो यही था हमारा कि आखिर कैसे हम लोग रिजॉल्विंग पावर को ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट का माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे प्यारे दोस्तों, एक्सप्लेन द काउज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डार्क लाइनेस इन सोलर स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर वनपट में काली रेखाओं की उपस्थिति का कारण बताएं। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा सौर और प्रकाश मंडल है। ठीक है, और प्रकाश मंडल में यह जो काली डॉट है वो क्यों होता है, तो सूर्य के प्रकाश से लगातार वर्णपट प्राप्त होता है, इसमें 7 रंग दिखलाई पड़ते हैं। फ्रॉनहाफर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक अच्छे यंत्र से देखकर यह पता लगाया कि वर्णपट में 7 रंग के अलावा बहुत सी काली रेखाएं हैं। ठीक है, इन रेखाओं की उपस्थिति का कारण क्रिफ्चॉफ ने बताया। देखो फ्रॉनहाफर तो बताया कि बहुत सी काली रेखाएं हैं, लेकिन अब काली रेखाएं क्यों हैं, तो इसका कारण क्रिफ्चॉफ ने बताया है। इसके लिए उसने एक नियम दिया, कम ताप पर सूर्य के प्रकाश से लगातार वन पर प्राप्त होता है, इसमें 7 रंग दिखलाई पड़ते हैं। फ्रॉनहाफर के नाम का एक वैज्ञानिक है जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, इन रेखाओं की उपस्थिति के कारण क्रिफ्चॉफ ने बतलाया है। इसके लिए उसने एक नियम दिया, कम ताप पर स्थिर तत्व उसी तत्व से अधिक ताप स्रोतों से निकलने प्रकाश की शोषित कर देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी में। सूर्य के भीतरी भाग को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका ताप कई लाख डिग्री या सेंटीग्रेड रहता है। इसके चारों ओर कम ताप वाले घेरा रहता है। इसे काला मंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल ने जब प्रकाश चलता है तब इनमें से कुछ रंगों की रेखाओं
को काल मंडल शोषित कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप और वर्णपट में बहुत सी काली रेखाएं दिखाई पड़ जाती है। तो फ्रॉनहोफ में तो सिर्फ बताया था कि काली रेखाएं होती है, लेकिन क्रिप्चॉप्स ने आपको बताया कि आखिर काली रेखाएं क्यों होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का, आज की वीडियो का, व्हाट इज़ फोटोसेल। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लो, गेस्ट पेपर उठाकर देख लो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहता क्या है, फोटोसेल, प्रकाश का फोटोसेल क्या होता है, प्रकाश का फोटोसेल क्या होता है। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, फोटोसेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। फोटोसेल एक कैसी व्यवस्था है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर बनी रहती है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला फोटो इमेसिव सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा फोटोवोल्टेइक सेल, प्रकाश वोल्टेइक सेल। तो हमारे प्यारे दोस्तों ये थे हमारे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। अब इसका उपयोग भी देख लीजिए। सिनेमाओं में ध्वनि के पुनः उत्पादन रिप्रोडक्शन में यूज होता है। टेलीविज़न तथा फोटोग्राफी में आप इसका यूज़ करते हैं। अंतरिक्ष में सोलर बैटरी द्वारा विद्युत उत्पन्न में, सड़कों पर बत्तियों के अपने आप जलने वाले बुझने वाले तथा क्रॉसिंग पर सिग्नल देने के काम में, उसका दरवाज़ों को अपने आप खोलने तथा बंद करने में, बैंक खजानों इत्यादि में चोरों की सूचना देने के काम में, उसके बाद मौसम विज्ञान विभाग में दिन के प्रकाश की तीव्रता मापने के काम में, उसके बाद तारों के मापने के काम में। तो ये था हमारे प्यारे दोस्तों पूरे के पूरे फोटोसेल्स का यूज़, उस फोटोसेल होता क्या और उसका यूज़। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो का, इसमें से है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है समान फोकस दूरी के एक अवतल एवं एक उत्तल लेंस समकक्षीय रूप में एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस संयोग की क्षमता एवं फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है। क्षमता भी और साथ में फोकस दूरी भी आपको निकालना है। तो चलिए मान लिया कि उत्तल एवं अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः एक P डैश और एक P है। तो इस संयोग की क्षमता होगी P बराबर P1 प्लस P2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हम लोग जब निकालेंगे, लेकिन यह P2 बराबर होता है माइनस P होगा ना जी। P2 अगर आप ऐसे इधर छोड़ दो तो उधर हो जाएगा आपका माइनस P1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर है P2 बराबर माइनस P1 है, क्योंकि दोनों की क्षमता समान लेकिन प्रकृति विपरीत है। दोनों का काम करने का जो क्वालिटी है, जो आपका क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो तो सेम है, लेकिन दोनों काम अलग अलग डायरेक्शन में करता है, तो वो विपरीत हो गया। इसीलिए P का जो पूरा वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 ही ना मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए 0 होता है, अर्थात इस संयोग की क्षमता 0 होगी, ये तो हमको निकल गया। लेकिन फोकस दूरी हम लोग का P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। तो P का वैल्यू हम लोग का आया है 0, तो 1/f 0 जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को पता है कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो फोकस दूरी हम लोग का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो हम लोग का इसका पोटेंशियल जो क्षमता था वो तो निकल गया 0, और इसका फोकस दूरी इन्फिनिटी यानी कि अनंत होगी। अतः यह संयोग एक सामान्य कांच की प्लेट जैसा कार्य करेगा। समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। कहता है मेरे प्यारे दोस्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए 2 आवश्यक शर्तों को लिखे, 2 आवश्यक शर्त। तो यहाँ पर ये फिगर है, पूर्ण आंतरिक आवर्तन जल्दी करते हैं। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश किरण, और ये VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, करता है, तो अपवर्तन के कारण यह अविलंब से दूर हट जाता है। अर्थात जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो I से, इंसिडेंस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो R ग्रेटर देन I हो जाएगा। डैट इज I का मान बढ़ाने के साथ R का मान भी बढ़ता जाता है। और I यहाँ पर इंसिडेंस है, I एक विशेष मान IC पर R का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। अब अगर इंसिडेंस का मान और बढ़ाया जाए तो किरण दूसरे माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाता है, बल्कि उसी माध्यम से लौट आता है। अर्थात इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। 90 डिग्री के अपवर्तन कोण से संगत आपतन कोण यानी कि इंसिडेंस एंगल को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसका मान दोनों माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। डैट इज साइन IC इक्वल्स टू μ1/μ2। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए एक जो शर्त है, 2 शर्त है, वो ये होना चाहिए कि प्रकाश सघन से विरल की ओर चलना चाहिए। दूसरा जो आपका इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए IC के मुकाबले में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त यही था आपका क्वेश्चन। क्या तो
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसका दोनों का दोनों शर्त तो देख लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑप्टिकल पावर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल पावर, ये एक मस्ट वॉच वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर, और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है, इसको मिस मत करना। ये एक आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो, आपकी मर्जी, पढ़ना जरूर है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए कहता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान से, यह एक प्रकाशित युक्ति जिसकी सहायता से बिना तीव्रता क्षय के प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है। ये एक ऐसा आप कह सकते हो मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से बिना तीव्रता क्षय के प्रकाश को, जो लाइट है ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके केंद्रीय भाग में उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज होता है। जो इसका सेंटर में होता है ना, वो आपका एक बेस्ट क्वालिटी का ग्लास या कांच या फिर क्वार्ट्ज होता है, ठीक है, जिससे क्रोड कहा जाता है, जिसका कि क्रोड हम लोग कहते हैं। यह कम अपवर्तन में आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्लेडिंग भी कहा जाता है। क्लेडिंग भी एक कवर से ढका रहता है, जिसे जैकेट कहा जाता है। एक से लेकर कई 100 फाइबर मिलकर केबल बना लेते हैं, ठीक है। और जब ये केबल बना लेते हैं तो इसी केबल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और इस ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो देखिए कि जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज चिकित्सक जांच में लाइट पाइप के रूप में किया जाता है, प्रकाशीय संकेतों के सप्रेशन में भी करते हैं। इसका उपयोग विद्युत संकेतों को भी सुदूर स्थानों पर भेजने में भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर के प्रवेश और यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त आते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है 14 नंबर। और ये तो क्वेश्चन कितनी ही बार आप जब भी गेस्ट पेपर उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, जब उठा कर देखोगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो ये क्वेश्चन आपका व्योम तरंग यानी कि स्काई वेव और अंतरिक्ष तरंग स्पेस वेव बहुत बार पूछता है, और सीधा 5 नंबर के लिए। तो अगर लड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसको याद कर लीजिए। और 5 ही क्वेश्चन तो आपको पर डे पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चन भी पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए कहता है व्योम तरंग, वे तरंग यानी कि आपका स्काई वेव वैसा वेव है जो ट्रांसमीटर के एंटीना से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत से टकराकर लौटती है और उसी रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है। व्योम तरंग या आकाश तरंग या आयोस्फेरिक तरंग कहलाती है, ठीक है। इसका जो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति परास की होती है। आयन मंडल से परावर्तित होने वाले तरंग की यह कम आवृत्ति है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किप करोगे, भूल गए, छोड़ दिए, आपका लॉस होगा। वेलोसिटी VC इक्वल्स टू 9 न्यूटन मैक्स 1/2 होता है, जिसका क्रांति आवृत्ति कहा जाता है, जहां न्यूटन मैक्स आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब है से स्काई वेव, आंतरिक तरंग, स्पेस वेव। वे तरंगे जो ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक या तो सीधे या पृथ्वी के ट्रांसफार्मर क्षेत्र से परावर्तित होकर पहुंचती है, उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक तरंग। अंतरिक्ष तरंग या ट्रांसफॉर्मिक तरंग कहलाता है, ठीक है। ये अति उच्च आवृत्ति, वो तो कितना 2 से 30 था ना, लेकिन इसका जो स्पेस वेव का जो आपका ट्रांसमीटर होगा ना, वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज या उससे भी ज़्यादा रेडियो तरंग होता है। टेलीविज़न सिग्नल का प्रसारण अंतरिक्ष तरंग के रूप में ही होता है। टेलीविज़न पे जो आप लोग देखते हो ना, इसी का स्पेस वेव का ही ऐसे यूज़ किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉनहोफर लाइंस। और आप जब भी उठा कर देखोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कहीं भी उठा कर देख लेना। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या है? लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, जो कि आपका फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बस। चलिए कहता है सूर्य के प्रकाश से लगातार वर्णपट प्राप्त होता है। इसमें 7 रंग दिखलाई पड़ते हैं। फ्रॉनहोफर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक अच्छे यंत्र से देखकर यह पता लगाया कि इस वर्णपट में 7 रंग के अलावा बहुत सी काली काली रेखाएं हैं। इसकी संख्या लगभग 700 होती है। इसमें कुछ काली रेखाएं स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट होते हैं। फ्रॉनहोफर ने अस्पष्ट रेखाओं का नाम ABCDEFGH तथा K रखा। इसे फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन मध्य
ए रेखा लाल रंग के आखिरी छोर में, बी तथा सी रेखा लाल रंग के मध्य में, डी रेखा पीला तथा नारंगी के मध्य में, ई हरा रंग के नज़दीक, एफ आसमानी के नज़दीक, जी नीला के भाग में तथा एच और के रेखा बैंगनी रेखा के। तो जो आपका जो रेनबो का पूरा कलर बनता है ना साथों, उस कलर को आप मिला लेना, आपका बन जाएगा। इन रेखाओं की उपस्थिति का कारण किर्चॉफ ने बताया था, और इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो रेखाएं बनती हैं, ये तो बता दिया फ्रॉनहोफर ने कि ये लाइन्स है, लेकिन क्यों और क्यों इसका क्या महत्व है और क्यों बनती है, ये किर्चॉफ ने बतलाया था, इस साहब ने बतलाया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यही से कंप्लीट होता है। 60 नंबर ध्यान से देखिएगा, कहता है डू एक्सरेज एंड गामा रेज हैव सेम नेचर ऑफ ओरिजिन। क्या एक्सरे और गामा रे दोनों का सेम नेचर ऑफ ओरिजिन होता है? क्या दोनों के दोनों सेम स्थान से ओरिजिनेटर होते हैं, दोनों सेम जगह से ओरिजिनेट करते हैं? ठीक है, अगर हाँ तो कैसे वो भी लिखिए, अगर ना तो वो भी लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों का दोनों जो ओरिजिन होता है वो अलग होता है। एक्स किरण का कंटिन्यूअस और अभिलाक्षिक किरण का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। ठीक है, तो देखिएगा सतत किरण की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार दी जाती है कि जब कभी आविष्ट कण त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक आविष्ट कण है, जब वह लक्ष्य टारगेट से टकराता है तो उसका अवमंदन होता है और वह एक्सरे उत्पन्न करता है। ठीक है, एक्सरे का समझ गए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे कहता है अभिलाक्षणिक एक्सरे की उत्पत्ति की व्याख्या, जो दोबारा से यही आ गया। वाई किरण की उत्पत्ति अस्थाई न्यूक्लियस को न्यूनतम ऊर्जा होती है और वह भूदशा ग्राउंड स्टेट में होता है। इसे अधिक ऊर्जा वाले कण का फोटोन द्वारा बमबारित कर उत्तेजित किया जा सकता है। जब कोई उत्तेजित न्यूक्लियस भूदशा में आता है तो वाई किरण की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रट्टा मारो, वीवीआई है, वीवीआई है, एकदम इसको ऐसे वीवीआई टिक कर लेना, टिक कर लेना। वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं वीवीआई ही बता रहा हूँ, लेकिन ये उसमें से वन ऑफ द मोस्ट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश के प्रभाव से कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसे विद्युत की उत्पत्ति होती है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? उसका यहाँ पर आप फिगर भी देख लेना। इसका आविष्कार सबसे पहले एक टेलीग्राफ ऑपरेटर विल स्मिथ ने 1873 ईस्वी में किया था। फिर कुछ वर्षों बाद 1887 में हर्ट्ज ने भी इसकी पुष्टि की। उसने कहा कि कैथोड पर पैराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से इस नलिका से विद्युत विसर्जन सुगमता से हो जाता है। फिर एक वर्ष बाद हॉलवेस ने हर्ट्ज के प्रयोग को और आगे बढ़ाया। आगे कहता है मेरे प्यारे दोस्त, इसी में हॉलवेस ने इसके लिए एक बल्ब लिया, इसके अंदर की हवा को उसने निकाल दिया। बल्ब के अंदर जस्ते को 2 प्लेट ए और सी में रखा। इसमें एक प्लेट पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव में जुड़ता था। ठीक है, जुड़ा रहता था। इन्हें एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत बैटरी से जोड़ा जाता था। उसके बाद निगेटिव प्लेट पर पैरामैग्नेटिक प्रकाश डालने से गैल्वेनिक में विक्षेप होता है। पैराबैंगनी प्रकाश डालना बंद कर देने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। ये बताया गया कि जब उसे अल्ट्रावायलेट लाइट डाला गया तो जो उस पर जो गैल्वेनिक सेल पे जो आपका निगेटिव सेल था उस पर क्या हो रहा था कि 0 हो जा रहा था। इसका अर्थ यह निकला कि केवल निगेटिव प्लेट पर ही पैराबैंगनी प्रकाश डालने से धारा प्रवाहित होता है। हॉलवेस इस घटना का कोई कारण बतला नहीं सके। आखिर ऐसा क्यों होता है तो उसका कोई भी ऐसे रीज़न नहीं बता पाए। ठीक है, फिर आते हैं आगे हमारे जे थॉमसन साहब। 1900 में जे थॉमसन तथा पी लेनार्ड ने अपने प्रयोग में दिखलाया कि धातुओं पर प्रकाश डालने से उससे निगेटिव चार्ज कण निकलते हैं। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आगे कहते हैं कि वो लोग तो बताए गए कि ऐसा होता है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। फिर आए कौन? जे थॉमसन और पी लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि प्रकाश धातुओं पर प्रकाश डालने से उससे निगेटिव चार्ज कण निकलते हैं। यह कण इलेक्ट्रॉन के समान है, अतः इसे फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। इसके चलने से परिपथ में धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे पूछा था। ए पर प्रकाश के आपतित होने पर यह बात नहीं होती है, लेकिन ए पर अगर आप इसे प्रकाश डालोगे तो यह बात साबित होने वाली नहीं है। तो कितने साइंटिस्ट लग गए मेरे भाई आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए? क्योंकि 5 नंबर में आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए तो देख मेरे भाई
एक आपका डब्ल्यू स्मिथ 1873 में, जिन्होंने ये बताया लेकिन पुष्टि नहीं किया अल्ट्रावायलेट रेज के साथ। फिर 1887 में हर्ट साहब ने, फिर हॉलोज साहब ने, लेकिन किन्हीं ने भी इसको रीज़न नहीं दिया। लेकिन जे थॉमसन साहब जो कि 1900 में आए, उन्होंने ये इसको रीज़न दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 बार में से 99 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 2 नंबर में ये पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, रट्टा मार लीजिएगा। अर्धचालक पदार्थ चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ के बीच में होते हैं, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ जो होता है ना, वो चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ के बीच में होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है आपका? अर्धचालक पदार्थ है। जी और SI, ठीक है। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता कमरे की ताप पर बहुत कम होती है। कुछ अपद्रव यानी कि इम्प्योरिटीज मिलाकर उसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है। उपद्रव मिलाने पर परिमाणी क्रिस्टल को चालकता मिलाए गए अपद्रव की द्रव्यमान एवं प्रकार पर निर्भर करती है। मिलाया गया उपद्रव दाता यानी कि डोनर अथवा ग्राही एक्सेप्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालकता है जो कि चतुसंयोगी तत्व है, परिमाण में पंच संयोगी तत्व जैसे आर्सेनिक मिलाया जाता है, तो इससे जो पदार्थ बनता है उसमें इलेक्ट्रॉनों तथा अधिकव्य रहता है। इस प्रकार बने क्रिस्टल को N प्रकार का अर्धचालकता अथवा दाता प्रकार का अर्धचालकता कहा जाता है। इसी तरीके से इसका उल्टा आपका होता है, जर्मेनियम में ही कम परिमाण में, आगे कहता है ध्यान से देखिएगा, जर्मेनियम में ही कम परिमाण में विसंयोगी तत्व जैसे मिला देने पर जो पदार्थ बनता है उसमें होल्स का अधिक रहता है। उपद्रवों के परमाणु को जो छिद्र करने में मदद करते हैं ग्राही कहा जाता है, क्योंकि ये जर्मेनियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकता को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये था हमारे प्यारे दोस्त एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास क्वेश्चन चला गया ना, अब आप उसको जैसे भी पढ़ लो, चाहे हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, बस यही चीज़ को मैटर रखना, ठीक है। मैं वैसे जुलाई मंथ से आपका जितना क्वेश्चन होगा ना वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी, इंग्लिश भी रहेगा हिंदी भी रहेगा। जुलाई मंथ से ये आपका क्वेश्चंस का पैटर्न चलेगा, ठीक है। चलिए अब वो कब से, तो जुलाई के स्टार्टिंग से भी हो सकता है, लास्ट से भी किया जा सकता है। आइसोटॉप्स क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके एटॉमिक नंबर समान परंतु एटॉमिक वेट असमान हो तो उस तत्व को आइसोटॉप्स कहते हैं। अतः इसे किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा अलग करना संभव नहीं है, इन्हें विसरण द्वारा अलग किया जा सकता है। आइसोटॉप समझ गए। चलिए आगे फिर इसी में कहता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, परमाणु भार 1, 2 तथा 3 है। इनमें से एक परमाणु भार वाले को हाइड्रोजन, 2 परमाणु भार वाले को ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन या हेवी हाइड्रोजन या डी तथा 3 परमाणु भार वाले को ट्रिटियम कहते हैं, ठीक कहते हैं। इन्हें क्रमशः H1, H2, H3 से दिखलाते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं जिनके परमाणु भार क्रमशः 16 तथा 17 और तथा 18 है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं जिनके परमाणु 35 और 37 है। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार 10 बार में से 10 बार क्वेश्चन ये पूछने वाला है। 2023 एग्जाम में आपका एग्जाम आता है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर है, दोनों का क्या क्या समझते हैं आप, इससे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। जो कि इस पर एक खास वीडियो आखिर में आपका क्वेश्चन भी आएगा इसका। तो कहता है अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझा दे रहा हूं, एक बार देखिएगा। नाभिकीय विखंडन सन 1939 में 2 जर्मन वैज्ञानिक ओटमन और स्टार्समैन ने एक नवीन खोज की, ठीक है, जो कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। उसका खोज ओटमन जो और स्टार्समैन ने, जो कि 1939 में इसको खोज की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम पर त्रिवगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब यह 2 खंडों में टूट जाते हैं। उन्होंने ये ऐसे नोटिस किया कि जब ऐसे न्यूट्रॉन पर त्रिवगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाएगी तो टूट जाते हैं, ठीक है। यह खंड क्रमशः बेरियम तथा क्रिप्टन का होता है। इसके अलावा इसमें अन्य न्यूट्रॉन तथा बहुत अधिक ऊर्जा
भी उत्पन्न होती है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस घटना से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसे निम्न समीकरण से दिखलाया गया है। यहाँ पर आप इसका समीकरण देख सकते हो। न्यूट्रॉन है, इस पर जब पड़ा तो ये टूट गया आपका बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है, यू का टूट गया। आगे फिर है इसी का, यहाँ पर देख सकते हो U-235 सभी का, यहाँ पर आप इसका देख लेना। इस क्रिया में 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये तीनों फिर 3 यूरेनियम को विखंडित करते हैं, जिसमें 9 न्यूट्रॉन यूरेनियम के 9 परमाणु को विखंडित करते हैं। इस प्रकार एक चेन रिएक्शन प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो चेन रिएक्शन को। आगे फिर है न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हल्के तत्वों के 2 नाभिक बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे भारी नाभिक का निर्माण होता है। इसकी मात्रा हल्के तत्वों के नाभिकों से कुछ कम होती है। यह मात्रा ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार होता है। इस क्रिया को नाभिकीय संगलन या ऊष्मा नाभिकीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बेठे के अनुसार यह क्रिया सूर्य पर बराबर 2 तरह से होते हैं, ठीक है। कौन कौन 2 तरीके से? तो प्रोटॉन 2 चक्र द्वार और कार्बन नाइट्रोजन चक्र द्वार इस प्रकार सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस VBI क्वेश्चंस का बाहर आने वाला है, बता दे रहा हूँ, ये 8 क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा? व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? तो सुनिए ध्यान से। अंग्रेज गणितज्ञ जॉर्ज बूली, अंग्रेज के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जॉर्ज बूली ने सबसे पहले इस बीजगणित का व्यवहार किया था। कौन फाउंडर है इसके? तो जॉर्ज बूली, इसीलिए उनके नाम पर भी बूलियन एक्सप्रेशन रखा गया। यह गणित की एक पद्धति है जो मौलिक नियमों फंडामेंटल लॉज पर आधारित है। इससे अनेकों तरह के व्यंजक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बीजगणित के सिद्धांत पर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आधारित इसमें बूलियन ने सामान्य कहा तथा लॉजिकल स्टेटमेंट में सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में ऐसे दिया, जो कि ट्रूथ या फॉल्स में दिया। और इसको हम लोग जानते ही हैं, जो भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखाता है वो 0 और 1 में ही लिखाता है, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी नंबर, ठीक है। बूलियन बीजगणित के 3 आधार है, जिसे बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और इसी का एडवांस जो है, इसी का एडवांस आपको चला नॉर गेट, इसी का एडवांस नैंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो ये सारा का एडवांस भी आगे आता है, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांजिस्टर? देख लो ना क्या लिख रहे हैं, रट्टा मारना है तो मारना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका उपयोग एक एम्पलीफायर तथा ऑसिलेटर की तरह किया जा सकता है। यह आकार में छोटा, सस्ता तथा अधिक लाइफ वाला होता है। यह ट्राइड वाल्व के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ट्रांजिस्टर समझ गए क्या होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, इसके आगे का भी है जो कि आप इसको लिख सकते हैं। प्रारंभ में इसका आविष्कार जॉन बार्डिन और वॉल्टर ने किया था। जो आपका ट्रांजिस्टर के खोज निर्माता है वो कौन थे? तो जॉन बार्डिन और वॉल्टर साहब। फिर इसमें विलियम ब्रैडफोर्ड ने सुधार किया। इसे रेडियो तथा टेलीविज़न के रिसीवर्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आते क्वेश्चन 23 की तरफ। कहता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको प्रॉपर्टीज लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला प्रॉपर्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है, ठीक है, त्वरित आवेश से ये उत्पन्न होता है, निकलता है। दूसरा, इसका संचारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तित रूप में होता है। इसका क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत तथा तरंगों की दिशा में भी होता है। इस कारण से यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। मेरे प्यारे दोस्त, आगे क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे पढ़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यह भी इसका एक प्रॉपर्टीज है। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगों तथा प्रकाश का वेग फ्री स्पेस में समान होता है, इसको याद रखेंगे। फिफ्थ, इसका जो है विद्युत यानी कि फ्री स्पेस में विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल भी होता है, 5वां याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका याद रखेंगे 6ठा नंबर, 5वां का ही है ये, वो C = 1/√μ0 E0
जहाँ म्यू तथा इन और निर्वात वैक्यूम चुंबकीयशीलता तथा विद्युतशीलता है, परंतु किसी माध्यम से ये आपका हो जाता है C=1/√μ E0 E, ठीक है। जहाँ म्यू तथा म्यू माध्यम की चुंबकीयशीलता तथा विद्युतशीलता है, इसको याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 नंबर इसका देख लीजिए। 6 नंबर, तरंगों के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय तरंग काम करता है। तो यही थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 24, जो कि कितने ही बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप कहीं से भी गेस्ट पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा। वाई स्काई वेव्स आर नॉट यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स। स्काई वेव्स क्यों यूज नहीं किया जाता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है ना कि 40 हर्ट्ज आवृत्ति के ऊपर के सिग्नल को आइनोस्फीयर पृथ्वी पर परिवर्तित करने में असमर्थ होता है। 40 हर्ट्ज से ज़्यादा का आइनोस्फीयर फिर उसको ऐसे नहीं संभाल पाता है। टीवी सिग्नल की आवृत्ति 100 से 200 मेगाहर्ट्ज होती है, अतः स्काई वेव इस प्रवृत्ति को सिग्नल का संचारण संभव नहीं हो पाता है। क्यों, बता चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ। कहता है डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम को आपको डिस्कस करना है। तरंग लंबाई, ध्यान से देखिएगा, तरंग लंबाई या आवृत्ति के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के वितरण को विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहते हैं। तो क्या, देखिए इसे निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला रेडियो वेव्स, सब देख लीजिएगा, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। चलिए तो सभी को एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या है ये सारे के सारे। तो देखिए पहला जो है आपका रेडियो वेव्स, ये उन तरंग की लंबाई कुछ किलोमीटर 3.3 मीटर तक, इसकी आवृत्ति कुछ हर्ट्ज 10⁻⁹ हर्ट्ज के बीच होता है। इन तरंगों का टीवी तथा रेडियो में प्रसारण में किया जाता है। बता चुके रेडियो वेव्स थोड़ा पहले अभी। माइक्रोवेव क्या होता है, इन तरंगों की तरंग लंबाई 0.3 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होती है। इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज होता है। इसका उपयोग रेडार तथा कम्युनिकेशन प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इसका जो तरंग लंबाई है 10⁻³ मीटर से लेकर के आवृत्ति 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 4 × 10⁴ हर्ट्ज के बीच होता है। इसका उपयोग हम लोग उद्योग, दवा इत्यादि में करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। इसका लंबाई आपका 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 3.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति 4 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से होता है। इसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश में इसका प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। अल्ट्रावायलेट रेज, ध्यान से सुनिएगा, कहता है इसकी तरंग लंबाई 3.8 × 10⁻⁷ से लेकर के 6 × 10⁻10 मीटर के बीच होती है। इसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में करते हैं। कहाँ करते हैं? दवा तथा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है एक्सरेज। इसका भी लंबाई आप देख सकते हो, सारा का सारा पढ़ लेना। कैंसर में इसका यूज़ करते हैं, कैंसर और दवा टिश्यू वगैरह को नष्ट करने में इसका यूज़ करते हैं। गामा रेज में आपका इसका तरंग लंबाई 10⁻10 मीटर और से लेकर के 10⁻14 मीटर तक होता है और इसका आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻22 हर्ट्ज के बीच होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यही था क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन 26 जो कि है दशमलव संख्या की द्विआधारी बाइनरी संख्या में बदले। और ये क्वेश्चंस अगर रट्टा मार कर गए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है और फिक्स है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है ही आता है। 25 का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 25 का देख लीजिए, 25 का पूछेगा, 35 का पूछेगा, 1001 का पूछेगा, ठीक है, ये सारों का पूछता है। तो याद रखिएगा 25 को जब बदलना होगा ना, तब 25 को हम लोग तोड़ेंगे पहले, उसको गुना करके किस किस में टूटता है। तो 25 को लिख सकते हैं 12 × 2 + 1, तो 12 × 2 = 24 और 24 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। तो वही तोड़ दिए। तो अब देखिए कि आप कैसे तोड़ सकते हो 12 को। तो 12 को तोड़ सकते हो 6 × 2 और फिर 6 को 3 × 2 और 3 को 1 × 2, ठीक है, अब +1। और यही चीज़ आपका जो आखिर में आता है, ये क्या आया बाइनरी में लिखने के लिए,
0011। इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है। उल्टा करके नंबर लिख दीजिएगा तो बाइनरी नंबर में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए पहले क्या था नीचे से, तो 1100 हो गया और आखिर में 1, तो ये हमारा बाइनरी नंबर लिखने का तरीका होता है। आप उसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दीजिए, आप तोड़ सकते हो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है जो कि आप एक बार होमवर्क ट्राई करके देखना, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बाइनरी का कमेंट करना, मैं उसका एक वीडियो ला करके दे दूंगा। तो प्यारे दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के VVI सेट कंप्लीट हो गए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जुलाई मंथ से आपका सेट नंबर 4 चलेगा। बाकी पूरे जून तक में आपको 30 जून तक आपको इनके लॉन्ग मैराथन वीडियोस भी मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा 30 जून तक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका PDF आप कहीं से भी ले लेना याद से। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों से प्यार देते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।